मेरा नाम है रोहित पांडे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रीलिम्स ब्रह्मास्त्र पर। तो आज का जो सेगमेंट है वो हमारा टेस्ट नंबर 3 है और इस टेस्ट नंबर 3 में आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी के 150 सवालों को। अगर पहला और दूसरा टेस्ट आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, जो कि पहला टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री का था और दूसरा ज्योग्राफी का था, उसको आप लोग करें और वहाँ से अपना आकलन करें कि आप वास्तव में कहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यासनात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की विशेषता है, ये बताना है आपको। तो विशेषताएं बतानी है बेसिकली प्रेसिडेंशियल रूल की, प्रेसिडेंशियल स्वरूप की। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, आप सभी ऑप्शंस को देखिएगा। मैं सिर्फ आपको आंसर पे ही बता रहा हूं क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो आप देखिए, इसमें देशात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार विशेषता ये है कि राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। बाकी की सब उसकी विशेषताएं नहीं। अगला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। तो ध्यान से पढ़िएगा इन सवालों को। कह रहे हैं इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश काउंसिल का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया, ठीक है, हो गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्षों के लिए चुना जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, हाँ ठीक है। वारेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर था, बाद में वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो बताना है कि असत्य है, तो असत्य इसमें से कोई नहीं है, सबके सब क्या है, सत्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? तो आप जानते हैं कि भारत की जो संविधान सभा है उसके गठन का आधार बना था कैबिनेट मिशन, ठीक है। इसके गठन का आधार क्या बना था? कैबिनेट मिशन बना था। चल, अब भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप वो है? तो आप जानते हैं भारत में लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनको प्रश्न में, कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह ने अपने को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे, बिल्कुल सही बात है। वो किसी में कोलैबोरेट नहीं होना चाहते थे, न तो पाकिस्तान में और न ही हिंदुस्तान में। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है, ठीक है, ये भी बात सही है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अगला देखिए, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा, ये भी बात सही है। यहाँ ध्यान से देखिए, जो शेख अब्दुल्ला हैं वो चाहते तो थे कि महाराजा अपना पद छोड़ दें और वहां पर इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए, ठीक है। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि महाराजा अपना पद छोड़ दें, वहां पर इलेक्शंस हो, उसके बाद में ही वहां के जो वो रूल हो वो चले। तो ये कश्मीर में पाकिस्तान शामिल हो जाए ये वो नहीं चाहते थे। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, पहला ही, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। भाई भाग 3 में तो मूल अधिकार है, नागरिकता संबंधी किसमें है? भाग 2 में है, ठीक है। ये ही क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन क्या है? ए। अगला देखिए, समान विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान व्यवहार न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। वह दूसरा है, वह परिश्रम या कर्तव्यों का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जाता है। तो इसमें से सही बताना है, इसमें से सही क्या है? तो देखिएगा, इसमें से सही क्या है? इसमें सही दोनों हैं, 1 और 2 दोनों हैं, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए क्या है? आधारभूत है, बेसिकली ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए, चलिए देश के शासन के लिए, राज्य के शासन के लिए जो मूलभूत आधार तत्व है वो क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में, ठीक है, 36 से लेकर के कहाँ तक? 51 तक है।
अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो पहला ही सही संबंध है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से क्या हैं? सह संबंधित हैं। ये इंडिविजुअली नहीं रह सकते, ठीक है, और ना तो कोई किसी पर हावी है। सबके अपने अपने वजूद हैं, सबके अपने अपने अधिकार हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें देखिए, कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है उसमें वोट तो करते हैं, लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है तो उसमें ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये बताना है बेसिकली आपको। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कौन सा? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका भाग है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक संविधान पीठ की घोषणा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक संविधान पीठ ने घोषणा की कि मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। यहाँ मास्टर ऑफ रोस्टर का क्या अर्थ है? तो मास्टर ऑफ रोस्टर का जो अर्थ है वो ये होता है कि यह मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को क्या करता है? संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि मास्टर ऑफ जो रोस्टर होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो वही तय करेगा कि कौन सी बेंच किस मामलों की क्या कर देगी? सुनवाई करेगी। उस बेंच में कौन कौन होंगे और कितने लोगों की वो बेंच होगी। तो इसलिए उसे मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें में है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। तो इसमें देखिए, संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, लेकिन ये एक परिपाटी के रूप में क्या कहता है? बेसिकली पालन किया जाता है। देखो, वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का भी हो सकता है। अभी वर्तमान समय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो राज्यसभा से हैं। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ये भी ज़रूरी तो नहीं है फिलहाल। और अपनी पदावधि समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ त्यागपत्र संसद निम्न सदस्य का वहन करें, ये भी यहाँ पे देखिए एक ध्यान से, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। ये भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक परिपाटी के तौर पर क्या किया जाता है? इसको माना जाता है, ठीक है। तो विश्वास मत को हमेशा बनाए रखना होता है प्रधानमंत्री को लोअर हाउस में। अब देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जिस दिन भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। भारत का राष्ट्रपति कहेगा भैया आज बजट पेश करना है, तो उस दिन क्या होगा? बजट पेश होगा। बेसिकली उसकी परमिशन से ही होता है ना। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं को लागू करने के उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य है ये बताना है आपको बेसिकली इसमें। तो अच्छा, एक सेक्शन, एक मिनट, ये वाला सेक्शन छूट गया। चलिए मित्रों इसको भी कवर कर लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का ही सदस्य होता है। चलिए अगला है, तो सही बताना है, तो हाँ ठीक है, तो यही सही हो गया। क्योंकि अगला देखिए, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर मुख्यमंत्री द्वारा चयनित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करेगा? बिल्कुल नहीं। विधानसभा का विघटन होने पर विधानसभा अध्यक्ष अपना पद तत्काल प्रभाव से रिक्त करना होगा? बिल्कुल नहीं, वो बना रहता है अपने पद पर। विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष की भांति निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है? गलत है, दोनों निर्णायक मत दे सकता है। अगला देखिए 15, तो अब इसमें क्या है? ऑप्शन पहला ही सही है 14 में। अगला है 15 वाले में देखिए, कह रहा है केंद्रीय कानून राज्य के कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में हमेशा केंद्रीय कानून क्या होगा? प्रभावी होगा। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। अब बताना है कि इनमें में से क्या है सही, कौन सा है? तो बताइए इनमें में से सही क्या है? तो इनमें में से सही है न तो एक न तो दो। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये अवशिष्ट विषय में कानून बनाने की शक्ति राज्य की नहीं बल्कि केंद्र सरकारों की है,
तो ये तो गलत है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि पहला क्यों गलत है, तो आप ध्यान से देखिए, केंद्रीय कानून और राज्य के कानूनों के बीच संघर्ष की स्थिति में हमेशा केंद्रीय कानून क्या होगा, प्रभावी होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, एक इसमें एक्सक्यूज होते हैं। एक्सक्यूज क्या होते हैं, देखो वैसे तो समवर्ती सूची में शामिल जो केंद्रीय और राज्य के बीच में जो कानून है, अगर उसमें कन्फ्लिक्शन हो रहा है तो केंद्र का कानून लागू होगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, यदि राज्य कानून को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित कर दे, तो विचार के लिए आरक्षित कर दे तो उस पर राष्ट्रपति की क्या सहमति प्राप्त होती है, तो उस राज्य में राज्य का कानून क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। जैसे राज्यपाल क्या करते हैं कि राज्यपाल के पास में ये अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति के लिए किसी भी कानून को आरक्षित कर दें, और जब राष्ट्रपति के लिए वो कानून आरक्षित हो जाएगा तो उस पर अंतिम फैसला कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। और जब राष्ट्रपति उस पर अंतिम फैसला देगा तो केंद्र के कानून से वो कानून ऊपर माना जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघ शासित प्रदेशों हेतु विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन कर सकती है। ठीक है, विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद दोनों का क्या कर सकती है, सृजन कर सकती है। तो ऐसा कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। एक मिनट जरा का मतलब देख लेते हैं हम, किसकी बात कर रहा है ये, जे की बात कर रहा है, जे की बात कर रहा है। तो जे की बात कर रहा है वो, तो जे की बात किस में होती है, हैदराबाद और किस में, कर्नाटक में, हैदराबाद और कर्नाटक में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं को लागू करने के उद्देश्य क्या हैं, तो उसके उद्देश्य क्या हैं, तो उद्देश्य देखिए, इन भाषाओं के सदस्यों और राज्यसभा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, इन भाषाओं के रूप, शैली और अभिव्यक्ति का उपयोग हिंदी भाषा की समृद्धता के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या है, सी सही है इसमें। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है, ये बताना है आपको। आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो सकती है 252 के अंतर्गत, युद्ध, बाह्य आक्रमण या क्या, सशस्त्र विद्रोह। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासी जिला और प्रादेशिक परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षण करवाएगा, ये बताना है आपको। तो इसमें का जवाब आप तो सब लोग पहुंच गए होंगे। निधियों का लेखा और लेखा परीक्षण करवाने का काम किसका है, सीएजी का है, आर्टिकल 148 और उसके कार्य लिखे गए 149 में। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। अब बताना है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह एक प्रयोग है, किसका प्रयोग है, तो आप लोग जानते हैं लोकतांत्रिक या विकेंद्रीकरण का यह एक प्रयोग है बेसिकली। ठीक है, अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नीचे दिए गए कारणों के आधार पर हटाया जा सकता है, जिनमें से किसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य जांच की आवश्यकता होती है और जांच के बाद जिसका परामर्श राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है, ऐसा बताना है। दिवालिया घोषित हो जाए, यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर किसी अन्य वैधानिक रोजगार में लगा हो, यदि राष्ट्रपति उसे मानसिक या शारीरिक अक्षमता के आधार पर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनको ये कदाचार के कारण वो सर्वोच्च न्यायालय की जांच का विषय होता है। जांच के बाद दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। अगर उन्होंने हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, अगर उनको जांच में वो पाते हैं कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं वो किसी कदाचार में संलिप्त हैं, तो उनको रिकमेंडेशन भेजेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उनको उनकी सेवा से क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। तो सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। 10वीं सूची के तहत में निहरता के मामले का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है, तो निहरता के मामले का कौन करेगा, बेसिकली जिस हाउस के मेंबर होंगे उस हाउस का जो अध्यक्ष होगा, जो सभापति होगा, वही इस मामले की निपटारा करेगा। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून को। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो लोकपाल संस्था की सर्वप्रथम जो अनुशंसा दिया गया था वो दिया गया था जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग का टाइम पीरियड था 1966 से लेकर के 70 के बीच में था। 1966 से लेकर के किसके बीच में था, ये 70 के बीच में था।
ठीक है। इसमें बेसिकली एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, और इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है। ठीक है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो एक समिति के द्वारा होती है, और वो समिति रिकमेंडेशन भेजती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकपाल का चयन करवाते हैं। ठीक है। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, बात को याद रखिएगा। अभी कोई श्रीवास्तव करके बने हैं नए वाले। तो पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? तो पंथ निरपेक्ष स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष ना। ठीक है। अगला देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों का संख्या को निर्धारित किया गया है? तो वो बताया गया है किसमें? बताया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची में। क्योंकि देखिए बाकी के भी ऑप्शन को देख लो, तो जो तीसरा है, तीसरे में है जो अधिकारी हैं उनके शपथ की, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर है, इन सब का जो वो है बेसिकली शपथ की बात है वो दूसरे में है, सॉरी तीसरे में है। दूसरे में तो उन सब के वेतन की बात है, और पांचवें में है जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा उनकी बात की गई है। छठवें में है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका स्पेसिफिक जो प्रशासन कैसे चलेगा ये लिखा गया है छठी अनुसूची में। ठीक है। अनुच्छेद 335 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना है? यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता को चिन्हित करता है ताकि उन्हें समान स्तर पर लाया जा सके। ठीक है। अगला कह रहा है कि यह कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें सही क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कुछ सेवाओं में 335 के बारे में कह रहा है कि 335 संदर्भ में विचार कीजिए। भाई आंग्ल भारतीय सेवाओं के संविधान के लिए विशेष प्रावधान इसमें तो नहीं है, क्योंकि ठीक है, तो कौन सा विशेष प्रावधान 35 में नहीं बल्कि किस में था? 36 में था। तो इस हिसाब से केवल क्या सही हो जाएगा? केवल एक सही है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? ये यूपीएससी में भी एक बार सवाल ये पूछा गया था। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है जो सरकार क्या हो, सीमित हो, उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। जो सरकार सीमित हो उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं है? तो उसमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत हुई। ठीक है। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों के परिषद में निहित थी। ठीक है। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोड ऑफ प्रोप्राइटर के मत की शक्ति को क्या कर दिया? बदल दिया। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत क्या हो गया? वीट हो गया। नहीं भाई साहब, इसमें अभी गवर्नर जनरल का जो है, इसमें देखिए ध्यान से, ये वाला देखिए नहीं था, तो ऑप्शन कौन सा? सी गलत है। इसमें सी का प्रयोजन नहीं किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक थे। उन 2 लोक सेवकों का नाम क्या है? उन 2 लोक सेवकों का नाम था BN राव और SN मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। और कौन है? BN राव थे। ठीक है। BN राव संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त थे, और जो SN मुखर्जी थे वो मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन थे इस समय। ठीक है। अगला, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो बताना इसमें कौन सी भारत की संविधान की जो प्रस्तावना इसमें सन्निहित नहीं है, वो है किसकी बात कर रहे हैं? वो होगा कौन सा? देखो यहाँ हमारे संविधान में क्या निहित नहीं है प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। किसकी बात नहीं की गई है? आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात
नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, ठीक है। मणिपुर से अलग कर 1972 में मेघालय राज्य बना। ये थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि मणिपुर से अलग होकर के त्रिपुरा बना था। क्या बना था? त्रिपुरा बना था, मेघालय नहीं बना था, ठीक है। बाकी नागालैंड राज्य का 1963 में हुआ, ये सही है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1967 में हुआ, ये भी सही है। तो गलत क्या है? बी वाला क्या है? गलत। मणिपुर से अलग होकर के 72 में मेघालय बना था। भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वतंत्र त्याग अथवा वंचन पृथक्करण द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। ये बताना इसमें सही क्या? तो देखिए यहाँ दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सही क्या है। तो सही इसमें 2 है, क्योंकि पहला वाला सही नहीं है। केवल स्वतंत्र त्याग अथवा वंचन पृथक्करण द्वारा नागरिकता हो सकता है, नहीं भैया, और भी उसके आधार होंगे। तो अगला देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला से संबंधित रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श करने, संवाद करने, ये सभी विचारों अभिव्यक्त का क्या होते हैं? विकास होते हैं इन सब से। तो ठीक है, दोनों बातें क्या हैं? सही हैं, दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही है। तो जनहित याचिका पीआईएल का जनक किसे माना जाता है? तो पीआईएल का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? पीएन भगवती को माना जाता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो ये उल्लेख किया गया है कहाँ पर? भारत के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 50, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल किस में है? 51 में है, ठीक है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ स्वर्ण सिंह समिति के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताना है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह बैलसे संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंडारोपण की अनुशंसा नहीं की गई थी, ये भी बात सही है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों, विदेशियों सभी पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यही क्या है? गलत है, उनको आधार नहीं बनाया जा सकता। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो आपको पता होगा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता पद का उल्लेख है, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 165 में है। इसमें है अनुच्छेद 165। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के किसी भी राज्य में न्यायाधीश जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के स्वतंत्र न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया हुआ है। किसमें? केशवानंद भारती, मामला 1973। सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना कब की जाती है? कब से कब की जाती है बेसिकली? तो इसकी गणना होती है लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। संसदीय व्यवस्था में कार्यरत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, ठीक है। अगला है कि विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। दोनों सही हैं, दोनों बात एकदम सही है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो सत्य नहीं है ये बताना है, सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ अनावश्यक लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, इस पर कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते। एक ही प्रस्ताव के जरिए एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती, गलत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बताना है? सत्य नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो ये भी बात क्या है? सही है। न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है और सदन के सामान्य प्रचलन को बाधित करता है,
ठीक है। इसमें न्यायालय के विचार, देखो यहाँ ये देखिए, संसद के किसी भी मामले में, इसमें न्यायालय के में विचाराधीन मामले पर प्राथमिकता के साथ चर्चा होती है। नहीं भाई साहब, संसद में विचाराधीन किसी भी मामले पर संसद के किसी भी हाउस में कोई भी चर्चा नहीं होगी। अगला है प्रोटेम स्पीकर के लिए बताना है। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नहीं, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। और जब प्रोटेम स्पीकर होता है वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है, और जैसे ही उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तय कर लिया जाते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बताना है बेसिकली आपको, ठीक है, ये आपको क्या करना है? बताना है। तो यहाँ देखिए, ये जो द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये वो करते हैं, यह किसके आदेशन पर होता है? तो समझिएगा ये ना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण ऐसा होता है कि जो वित्त मंत्री होता है वो बजट करने के साथ साथ में अन्य प्रालेखों को भी क्या करता है? अपने साथ में प्रस्तुत करता है। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। भाई जैसे केंद्र में होता है सेम वैसे ही क्या होता है? राज्यों में भी होता है। केंद्र में लोकसभा में, और राज्यों में क्या होता है? विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है? तो ध्यानाकर्षण ने प्रस्ताव को बेसिकली सीमित कर दिया है स्थगन प्रस्ताव के, स्थगन प्रस्ताव को उन्होंने सीमित कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को लेकर के आवश्यक क्या है? आवश्यक उसमें यह है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की क्या है? मंजूरी होनी चाहिए, ठीक है। सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु क्या किया जाएगा? स्थापित किया गया था। तो सरकारीय आयोग जो स्थापित किया गया था वो किया गया था केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और किसके मध्य में? राज्यों के मध्य में अंतर संबंध को स्थापित करने के लिए। केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में क्या सही है? ये बताना है आपको कि क्या सही है। तो ठीक है, ध्यान से देखिए, संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक संरचना का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया, ये ना। तो और अगला देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी केरल उच्च न्यायालय की उसमें आता है। पुदुचेरी किसके कार्य क्षेत्र में आता है? ये बताना है आपको। तो आप जानते हैं कि पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी मद्रास न्यायालय का अधिक क्षेत्र में आता है, मद्रास वाले में आता है। तो इस हिसाब से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल एक सही है इसमें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में किसके बारे में प्रावधान किया गया है? तो 371 जी में मिजोरम के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है, मिजोरम के बारे में प्रावधान किया गया है। आप इसको याद कर लीजिए, हर साल यहाँ से एक सवाल बनते हैं, तो उसके लिए आप लोग याद कर लीजिएगा। नाम आऊ समाजी के नागालैंड है, और यहाँ पर वो है क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है, सिक्किम है, मणिपुर है, फिर असम है यहाँ पर, और ये सब क्या है? जीके है, गोवा है, और उसके बाद कर्नाटक। तो ये दिए गए हैं। तो वही जी में कौन आ रहा है? देखो, ये ABCDEFG, तो जी किसका है? मिजोरम का है। निम्नलिखित में से कौन सा MH16 रोमियो का सबसे अच्छा वर्णन है? तो MH जो 16 रोमियो है वो बेसिकली एक प्रकार का क्या है? हेलीकॉप्टर है, एक प्रकार का क्या है? समुद्री हेलीकॉप्टर है MH रोमियो, स्वदेशी है ये बेसिकली। और INS विक्रांत पर ये उतरा था, पहली बार जब लॉन्च हुआ था, ठीक है।
यह अमेरिका के द्वारा बेसिकली बनाया गया था पहली बार। संविधान में उल्लिखित भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो 54 वाले में ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए यहाँ ऑप्शन डी देखिए, संविधान केंद्र पर हिंदी भाषा प्रोत्साहन प्रसार प्रसार के लिए कोई कर्तव्य आरोपित नहीं करता है, ये क्या है? गलत। अगला देखिए, भारत के संविधान 352 में किससे संबंधित उपबंध हैं? तो ये किससे हैं? ये बेसिकली हैं राष्ट्रीय आपातकाल से, यानी कि ऑप्शन डी सही है 352। अगला देखिए, किसी जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। ये जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिले के रूप में प्रशासित किए जाते हैं। इन जिलों में कुछ विधायी और न्यायिक कृत्यों के उपयोग के लिए जिला परिषद और प्रादेशिक परिषदों के सृजन का उपबंध है। राज्यपाल इन परिषदों को कुछ वादों या अपराधों के विचारण की शक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। इन परिषदों को भू राजस्व के निर्धारण और संग्रहण की भी शक्ति है। उपयुक्त में से ये किसकी बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये उपयुक्त में से जो अनुसूची 6 है उसकी बात कर रहे हैं। तो अनुसूची 6 में बेसिकली कौन कौन होता है? तो अनुसूची 6 में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है। एक हल्की और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में रही थी वो कौन सी है? तो वो रही थी कौन सी? एक हल्की और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली जो हाल ही में समाचार रही थी वो किसकी पहल है? वो आरबीआई की पहल है, भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है। निम्नलिखित में से ठीक है कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय सुशासन के लिए निर्वाचित निकाय 1882 के बाद अस्तित्व में आए। 1882 के बाद में क्या हुए? अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है। महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के क्या थे? समर्थक थे। ये इसमें से आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। तो इस हिसाब से सत्य क्या है? दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो इसके अपने सदस्यों में से क्या होते हैं? जो निर्वाचित होते हैं वही क्या हो सकता है? जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो पंचायतों की रचना करने के लिए अधिकृत कौन सा है? राज्य का विधानमंडल इसके लिए अधिकृत है। ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य के बारे में बताना है। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी प्रधानी का इलेक्शन गांव में डायरेक्ट होता है। 62 में देखिए, 62 में है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। अनुच्छेद 314 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उपबंध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का क्या है? प्रावधान है। तो इसमें से देखिए, ध्यान से देखिएगा, 314 में नहीं है ये प्रावधान। 314 में नहीं है ये प्रावधान है 315 में। 315 में कहा गया है कि रंग संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो ये 314 नहीं है बल्कि 315 है। तो हिसाब से सही उत्तर चुनना है। तो सही क्या है? केवल 2 है। ठीक है। उनकी नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान 16 में। गुआरानी जनजाति जो हाल ही में चर्चे में थी वो कौन है? बेसिकली कहाँ के है? तो याद रखिएगा, वो बेसिकली गुआरानी जो है वो ब्राजील में, यानी ब्राजील की जनजाति थी गुआरानी जनजाति, यानी कि दक्षिण अमेरिका देश में है ब्राजील। ठीक है। यहीं पर वो चर्चा में थी। एक आदिवासी कानून इनके लिए पारित हुआ था जिसके विरोध में ये लोग आए थे। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों होती विशेष अधिकारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है, मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। केंद्रीय स्तर पर भाषाई आयुक्त भाषा और संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है? नहीं भैया, वो इसके अधीन काम नहीं करता है। ठीक है। उसमें बताना क्या है? सही बताना। तो उसमें सही क्या हो जाएगा? ए।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये बताना है आपको। तो ये होती है किसके द्वारा? एक प्रयोजन विहित समिति द्वारा इसका परामर्श वो रिकमेंडेशन देता है किसको? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। राष्ट्रीय जो महिला आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है, ये बताना है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत भारत सरकार 1992 में स्थापित महिलाओं के लिए एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना, उनके मुद्दों एवं चिंताओं के लिए क्या करना है? आवाज उठाना है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त विधिवेत्ता मानवाधिकारों में प्रख्यात व्यक्ति होता है। नहीं भाई साहब, ये जरूरी नहीं है, ये वाला सी वाला। तो इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन क्या है? सी है, ठीक है। आयोग नियमित रूप से एक समाचार पत्रिका राष्ट्र महिला और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या करता है? प्रकाशित करता है। बात सही है। तो 1967 अगला देखिए 67 राष्ट्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किसकी समिति पर ये बेसिकली बना हुआ है? तो ये तो सब जानते हैं किसके लिए संथानम समिति का गठन हुआ था। संथानम समिति 1962 में उसका गठन हुआ था, 62 से लेकर के 64 तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है कौन सा कथन क्या है? सही है। प्रशीमन आयोग का गठन केंद्र और राज्य के स्तर पर अलग अलग होता है, ठीक है। सही है बताना है। तो ये क्या है? गलत है, एक ही होता है। प्रशीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी बात क्या है? गलत है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक संस्था है। संविधान में राजभाषा आयोग के गठन का संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसमें बताना क्या है? इसमें बताना है कि सही क्या है। तो सही इसमें सी वाला है, बाकी ए बी डी तो क्या है? गलत है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक क्या है? संस्था है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हुई थी कि 24 जनवरी 25 जनवरी 1950 को हुई थी? यहाँ पे देखिए 26 जनवरी लिख दिया है, ये 25 जनवरी 1950। तो ये क्या है? गलत। निर्वाचन आयोग केवल आम चुनाव के कार्यक्रमों का निर्धारण करता है, उपचुनाव का नहीं। आम चुनाव का करता है, उपचुनाव का नहीं। ये भी क्या है? गलत है। अगर हो जाएगा तो उसको करना होगा दोनों बेसिकली। भारत में सभी राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत है। संसद और विधानसभा सदस्यों की निहत्ताओं के पक्ष में संबंधित निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नहीं भैया, संसद और विधानसभा की निहत्ताओं के संबंध में जो विधानसभा अध्यक्ष होता है या संसद, लोकसभा या राज्यसभा का जो सदस्य होता है, अंतिम निर्णय वही लेता है। किस शहर में पहला बेसिकली, ठीक है, किस शहर में पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ है? तो पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ है कहां पर? नई दिल्ली में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। कैसे होता है ये? तो ये बताना है आपको। तो अल्पसंख्यकों के ये आनुपातिक व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। यहाँ पे देखिए भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलेखन से परे कर दिया है, ठीक है। तो सही बताना है। भारत के संविधान के 99वें संशोधन वो भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या कर रहा था? अतिक्रमण कर रहा था। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको सही बताना है। तो सही केवल 2 है, क्योंकि ऐसा कुछ प्रयोजन नहीं हुआ कि वो जो प्रधानमंत्री है वो न्यायिक पुनर्विलोकन से परे हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची के बारे में क्या कथन गलत है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें कानून समाहित हैं जिनकी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है।
इसमें राज्यों के जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार से संबंधित कानून शामिल हैं, ठीक है। अनुसूची में 2007 के बाद शामिल किए गए सभी कानून न्यायिक पुनर्शिक्षा के अधीन हैं। 1907 के बाद नहीं, 1973 के बाद से ही हैं। तो ऑप्शन क्या है? डी गलत है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में संपत्ति का अधिकार अभी क्या हो चुका है? एक विधिक अधिकार हो चुका है। आर्टिकल 300A में है। आर्टिकल 300A में है। पहले फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 में था, उसको यहाँ से कैंसिल करके आर्टिकल 300 में अब विधिक लीगल राइट बना दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? तो प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया है किसके द्वारा? 1853 के द्वारा। 1853 के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यवस्था किया गया था। भारत का सचिव पद, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का सचिव पद कब बना था? बेसिकली 1858 में। भारत का सचिव, भारत का वायसराय, दोनों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही बताना है आपको। यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो उसका मतलब सबके सब क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था? तो किसने पहली बार किया था? तो ये किया गया था संविधान, यहाँ देखिए, पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था। तो संविधान सभा के स्वीकृत को करने वाला कौन था? अगस्त प्रस्ताव था। कौन था भैया? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। हालांकि संविधान सभा का निर्माण का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय का द्वारा प्रस्तुत किया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 में इनको भारत वालों ने अपनी आधिकारिक रूप से इसकी मांग भी की थी। तो इस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में इसे ही बेसिकली क्या किया जाता है? जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बताना है आपको बेसिकली। इसमें संविधान द्वारा अंगीकृत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ठीक है। ये पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद पे कानून द्वारा संभव नहीं है? बेसिकली तो ये क्या संभव नहीं है संसद के कानून के द्वारा? तो संसद के कानून के द्वारा संभव नहीं है नए राज्यों का प्रवेश, क्योंकि ये आर्टिकल 2 में नहीं बल्कि आर्टिकल 3 में नहीं बल्कि आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 2 में है। ये आर्टिकल 2 में है। बाकी नए राज्यों का गठन हो सकता है। नए राज्यों का गठन करिए, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कीजिए, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब के सब क्या है? गठन, परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन। बेसिकली ये सब के सब किस में है? 3 में है। नए राज्यों का प्रवेश 2 में है। हाल ही में खोजा गया भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क किस राज्य में है? तो सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क जो है वो सुंदरगढ़ बेसिकली कहाँ है? उड़ीसा में है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसमें बताना है कि क्या बताना है? अच्छा अगला भी है, गिरफ्तार किए गए क्या बताना है? सही नहीं है, गलत है बताना है। गिरफ्तार किए गए अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम नहीं भाई साहब 24 घंटे के अंदर करना होता है आर्टिकल 22 के अंतर्गत में। तो ऑप्शन क्या है? ए गलत है, ठीक है। क्षमता के अधिकार के अंतर्गत में 83 नंबर देखिए, क्षमता के अधिकार के अंतर्गत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान किसी का धार्मिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। क्षमता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का निषेध, विवादियों का अंत किया गया है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है। कब माना? ये तो मानने से मना कर दिया था,
नहीं, ठीक है। अगला देखिए, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 78 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर आर्टिकल 300A में कौन सा असत्य असत्य बताना है। तो इसमें असत्य कौन सा है, इसमें असत्य है एक, केवल एक। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सहल संहिता की बात की गई है। आर्टिकल 44, अभी उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, पहला राज्य बना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, ये सब कहाँ कहा गया है। तो ये कहा गया है मूल कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में कहा गया है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने की अभी तक एकमात्र उदाहरण है। सर्वसम्मति से किसी एक को चुना गया है भारत के राष्ट्रपति, बाकी हर बार इलेक्शन हुआ है। जिनको सर्वसम्मति से चुना गया है वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है, गलत है। ये क्या है, गलत है। राज्य का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, 5 वर्ष 6 वर्ष होता है। पीठासीन का अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान पीठासीन अधिकारी होता है, यही सही है। ऑप्शन कौन सा ज्यादा, कौन सा सही है, ये वाला डी। सदस्य 6 वर्ष के लिए होते हैं। कैग की चयन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। कैग के बारे में बताना है। देखो, कैग के बारे में कि इसका चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन यह चयन की प्रक्रिया इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य कौन थे भैया, चंद्रशेखर, ठीक है। बाकी कोई इसमें लोकसभा में नहीं था, तब नॉमिनेट करके गए हैं या स्टेट में सीएम थे। अगला देखिए, 92 क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड है किसके बीच में, बिहार के पास, बिहार के ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ बिहार में लगभग मुझे 7 बार 1967 से लेकर के 4 साल के अंदर 7 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, 7 बार नई नई सरकारें बनी है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) का संबंध किससे है। 124(4) का संबंध जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का वर्णन किसमें है, आर्टिकल 124(4) में। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, ठीक है। तो पुनर्निरीक्षण का अर्थ यही है, विधियों कार्यपालिका का आदेश की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का क्या अधिकार ही न्यायिक पुनर्निरीक्षण कराता है। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में। किसमें आते हैं ये, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है, उच्च सदन का सदस्य हो, तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण विषयक भारत की संसद की विभागीय समिति इस तथ्य का परीक्षण करेगी कि क्या संघ सरकार ने अपने नियंत्रण वाली सेवाओं और पदों का अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए वांछनीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। जी किया है। वंग राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्य संचालन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जी बिल्कुल करेगी। इसका मतलब है कि दोनों सही हैं। क्या है, दोनों सही।
अगला क्वेश्चन देखिए, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, कोई भी कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। तो इसके लिए उसको किसी राज्य की सहमति लेना जरूरी नहीं, बिना किसी राज्य की सहमति के क्या कर सकती है, वो बना सकती है। ठीक है, संगठनात्मक मॉडल है हमारे यहाँ। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होगा? तो वो सब के सब जमा होते हैं भारत की संचित निधि में, भारत की संचित निधि में, भारत की संचित निधि में। ठीक है, आर्टिकल 266 में ना, 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन है। सरकारी विधेयक और निजी विधेयक के अंतर के बारे में क्या सही नहीं है? सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, निजी विधेयक किसी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री ना हो। ठीक है, अगला, सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस, जबकि निजी विधेयक पेश करने के लिए 15 दिन का नोटिस। जी नहीं, यही क्या है, बेसिकली गड़बड़ है, क्योंकि 7 दिन का नोटिस नहीं चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 30 दिन का नोटिस, 30 दिन का नोटिस चाहिए होता है। ठीक है, निजी विधेयक, सरकारी विधेयक तो 7 दिन के लिए चलेगा, सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिन चलेगा, लेकिन जो निजी विधेयक है उसके लिए 15 दिन नहीं, बल्कि कितने दिन का, 30 दिन का मोहलत चाहिए। कितने दिन का, 30। तो ऑप्शन क्या है, बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन क्या है, सही है? सभी संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। आपको बताना है कि सही है, बिल्कुल है, यही बात क्या है, सही है। ठीक है, कुल 20 सीटें निर्धारित हुई हैं उसके लिए, यूटीज के लिए, तो सबको नहीं मिल पाया है बेसिकली। अगला, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, इस प्रावधान का क्या अर्थ है? इस प्रावधान का अर्थ है कि यदि सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो दे तो उसे क्या करना होगा, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला, संसद के समान किसी विधेयक के पारित होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद के समान किसी विधेयक के पारित होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल दोनों सदनों की, ठीक है, तो आपको बताना है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है केवल एक ही, यही तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है, जो कि विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां बनाने संविधान द्वारा प्रदत्त है, संसद द्वारा प्रत्यायोजित है, उसका कार्यपालिका द्वारा इस प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि से भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ये कहाँ है भैया, ये कौन बनाता है? ये बनाता है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ये सब बनाती है, नियम, उपनियम, डेलीगेशन, ये सब सारी व्यवस्थाएं वही देखते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 अंतर्गत संकल्प पारित कर दिया जाए, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। वो प्रवृत्त होता रहेगा, तो वो कब तक प्रवृत्त होता रहेगा? बेसिकली 1 साल से अधिक नहीं, 1 साल के लिए उसे फिर से क्या करना होगा, पास कराना होगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये मनोनीत करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वो मनोनीत करेगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित करे, इसका वर्णन आर्टिकल 200 में। आर्टिकल किस में है? 200 में। संविधान में केंद्र और राज्यों को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर करती हैं, दया पर निर्भर करती हैं, गलत है, उनका अधिकार भी है भैया। इस संबंध में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ आधे से क्या होती है, तो इस ऑप्शन क्या है? बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अखिल सेवाओं के बारे में बताना है कौन सा कथन क्या है, सही है। तो संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं, यही सही है, बाकी तो क्या, बाकी तो सब गलत है।
पुंछी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग का संबंध किससे रहा है? केंद्र राज्य संबंध से रहा है, केंद्र राज्य संबंध से रहा है पुंछी आयोग। ठीक है, कब हुआ था ये? बेसिकली मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इसका गठन 2010 में हुआ है। 2010 मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। दिल्ली के अलावा किस संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल अपनी सरकार है? तो किसमें है भैया? पुदुचेरी में। दिल्ली के अलावा पुदुचेरी में। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है? साधारण बहुमत से। कैसे कर सकती है? साधारण बहुमत से कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा की जा सकती है यदि भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से खतरा न हो लेकिन खतरे का अनुमान हो। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के मामले में ही किया जा सकता है। तो इसमें बताना है आपको कि सही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर नहीं, अन्य आधारों पर भी क्या इसको किया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन केवल एक सही है इसमें। स्वायत्त शासित जिला और प्रादेशिक। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि स्वायत्त शासित जो जिला होते हैं, प्रादेशिक परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो स्वायत्त शासित जिला जो होते हैं वो जनजातीय क्षेत्रों में होते हैं। जनजातीय क्षेत्रों आपको बता चुका हूं कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अगर हम बात करें अनुसूची 6 की तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और कौन? मिजोरम। इनमें क्या होते हैं कि जो राज्यपाल के पास में ये पावर होती है कि वो किसी भी अधिनियम को क्या कर सकता है? लगा सकता है या उसको क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। यहाँ तक कि जो जिला परिषदें होती हैं उन जिला परिषदों को भी निलंबन करने की शक्ति किसके हाथ में होती है? राज्यपाल के हाथों में होती है इस बेसिकली इन क्षेत्रों में। अगला जो सवाल है वो है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति के द्वारा हटाया जाएगा? तो राज्य निर्वाचन जो वो है आयुक्त है उसको उसी की तरह हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाई जाती है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जिस रीति के द्वारा हटाया जाता है उसी रीति के द्वारा इनको भी क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार और स्थानीय के बीच में कौन है? राज्य वित्त आयोग है। इसके लिए कौन सा है भैया? राज्य वित्त आयोग है। इसके लिए आपको बता चुका हूं इसका वर्णन किसमें है? 243 आई में है। 243 आई में इसका वर्णन है। जैसे संघ का वित्त आयोग 280 में है, उसमें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में वित्त किस प्रकार से बांटे जाएंगे उसका वर्णन 280 में है। जबकि राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों में या स्थानीय शासन के स्तर पर वित्त कैसे बांटा जाए इसका राय देने का काम किसका है? राज्य वित्त आयोग का है। वो किसमें है? आर्टिकल 243 में है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं, देखिए स्वायत्तता तो मिलती ही है, लोक सहभागिता होती है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। गलत बात है। आत्मविश्वास को क्या होना होता है? जगाना होता है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो गलत क्या है? गलत ये जो नहीं शब्द जुड़ गया है इसके लिए ये क्या हो गया है? गलत हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रहा नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRAS रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? NTRAS रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको बता दें कि इनमें से क्या है? एक भी से नहीं, क्योंकि ये जो NTRAS रिपोर्ट है वो जारी करती है CBIC यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट क्या की जाती है? जारी की जाती है। ठीक है, इसका अध्ययन बेसिकली किया जाता है जो बंदरगाह होते हैं या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो प्रदेश में कितने प्रतिशत की मात्रा में आ रहे हैं या जा रहे हैं उनका पूरा लेखा जोखा उसी रिपोर्ट में होता है। NTRAS नेशनल टाइम रिलीज स्टडी बेसिकली, तो CBIC उसको जारी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आपको बता दें, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति आर्टिकल किसमें 263, आर्टिकल 263 जो अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन की बात की गई है, वो उसके पास में पावर किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। यानी केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो विवाद है या लोकहित के विषय में जो अनुशंसाएं देनी है, इन सब के बारे में अथॉरिटी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास में है। अगला है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो आप बहुत चर्चा में था। तो बालिका पंचायत शुरू किया है गुजरात ने। गुजरात ने क्या शुरू किया है, बालिका पंचायत, और ऐसा शुरू करने वाला वो क्या है, पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैंप योजना का उद्देश्य क्या है। तो रैंप योजना का उद्देश्य है एमएसएमई को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। एमएसएमई को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। कोविड-19 के दौरान जो एमएसएमई में सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम्स आई थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो योजना चलाया गया था वो क्या है, रैंप योजना है। निम्नलिखित में से वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। एसडी जो है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ये एसडीएनएन, हाँ ठीक है, ओके, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसका पूरा फुल फॉर्म है। एसडीएसएन के द्वारा ये जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क रिपोर्ट। पलूर नहर निम्नलिखित में से, पलूर नहर निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ अवस्थित है। तो पलूर नहर जो अवस्थित है वो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। पलूर नहर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। 125 टाइफाइड निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना का सदस्य नहीं है। तो इसका सदस्य कौन नहीं है, यूएई नहीं है। बाकी ये तीनों क्या हैं, इसके सदस्य हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच में स्थित है। तो अरावली और बिंद क्षेत्र में जो स्थित है वो क्या नाम है उसका, मालवा का पठार, अरावली और बिंदन क्षेत्र के बीच में स्थित। नार्को परीक्षण, नार्को टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो नार्को टेस्ट किया जाता है, किस ड्रग का उपयोग किया जाता है। अच्छा, नार्को टेस्ट में जो ड्रग का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, सोडियम पेंटोथल का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सोडियम पेंटोथल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला 2030 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुष्करालु महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो पुष्करालु महोत्सव का आयोजन किया गया है कहां पर, वाराणसी में किया गया है। ये बेसिकली पुष्करालु, ये तेलुगु भाषा में या इसको बोलते हैं कि एक ऐसा पर्व है जो 12 वर्षों पर मनाया जाता है। कहते हैं कि 12 वर्ष में जो ग्रह होते हैं वो दिख जाते हैं, बेसिकली गोचर संयोग के कारण होते हैं। इसीलिए इस समय में जो भक्त लोग होते हैं वो पवित्र नदियों में जाकर के क्या लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। वही है पुष्करालु महोत्सव। तो कहाँ आयोजन हुआ है, वाराणसी में आयोजन हुआ है। डेक्कन क्वीन ट्रेन, डेक्कन क्वीन ट्रेन कहाँ, निम्नलिखित किन दो शहरों के बीच चलती है। तो डेक्कन क्वीन ट्रेन चलती है पुणे और मुंबई के बीच में। किसके बीच में चलती है, पुणे और मुंबई के बीच में चलती है। निम्नलिखित में से किसे विदेशी विवरण में सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। तो सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। सैंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोप्टस, ठीक है, एंड्रोकोट्स, सब उसी के नाम। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। दुर्गावती ये सब भी वही है ना, बेसिकली टाइगर स्टेट कहा जाता है इसे। अगला देखिए, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कथकली नृत्य का संबंध किससे, केरल से है। कथकली कहाँ होता है, केरल। डाउन सिंड्रोम एक उदाहरण है। डाउन सिंड्रोम किसका उदाहरण है। तो डाउन सिंड्रोम उदाहरण है त्रिसूत्रता का। किसका उदाहरण है, त्रिसूत्रता। अब त्रिसूत्रता क्या होती है, त्रिसूत्रता होती है कि जो 11वां क्रोमोसोम्स होता है इसका अतिरिक्त फोटोकॉपी आ जाना। फोटोकॉपी समझ पा रहे हैं। इंसानों में कुल 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 जोड़ी तो मेल फीमेल में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 22 दोनों में कॉमन होते हैं। जो 23वां होता है वो क्या होता है, 6 क्रोमोसोम होता है। 6 क्रोमोसोम होता है। अब इसका जो 21वां जोड़ा होता है, कुल 23 जोड़े होते हैं, जो 21वां जोड़ा होता है यह 2 बार कॉपी हो जाता है।
ये कई समय जोड़ा क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, विकार आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उनकी हाइट कम हो जाती है बेसिकली, और सिर उनका क्या होता है, गोला टाइप में होता है, जीभ में खांच होती है, मुंह में जो होता है आंशिक रूप से ज्यादा ओपन रहता है, खुला रहता है, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, त्रिसूत्रता। अगला है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो हस्तिनापुर कहां है? तो हस्तिनापुर है कहां पर जी, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। गंगा, ये बेसिकली जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। मुजफ्फरनगर और जो बिजनौर वाले जिले हैं वहां के क्षेत्रों में ये हैं बेसिकली, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 136 वाला है, एंटीबैक्टीरियल प्रतिरोध बढ़ाने के कारण मौजूदा दवाओं के साथ इन बीमारियों का इलाज करवाना कठिन होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों को सूचीबद्ध किया है? एंटीबैक्टीरिया प्रतिरोध बढ़ने के कारण मौजूदा दवाओं, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहे हैं किसके बारे में? तो ये है निमोनिया के बारे में भी है, तपेदिक के बारे में भी, खाद्य जनित यानी कि उपयुक्त सभी के बारे में, जो एंटीबैक्टीरियल दवाएं ज्यादा ले रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है। अगला है स्वतः जनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्वतः जनन का सिद्धांत संबंधित है इससे, क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री से जीवन की उत्पत्ति का विचार, ठीक है, इसी से संबंधित है स्वतः जनन का, क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री से जीवन की उत्पत्ति का विचार, क्योंकि इसमें कीड़ा मकोड़े क्या होते हैं बेसिकली स्वतः जनित हो जाते हैं, ठीक है, कीचड़ वगैरह से। अगला है मतदाता सत्यापित ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट की बात कर रहा है। वीवीपैट का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया था? तो बढ़िया सवाल है। तो वीवीपैट का प्रयोग भारत में कब? 2014 की लोकसभा के इलेक्शन में किया गया था वीवीपैट का प्रयोग, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य करे? इसके लिए कहाँ है बेसिकली? तो इसके 255 में कहा गया है। 255 जब राज्य सरकारें ठीक से काम नहीं करती तो 255 आधार बनता है, 355 आधार बनता है 356 लगाने के लिए। तो जो राष्ट्रपति शासन होता है राज्यों में उसी का आधार बनता है कौन? 355। और जबकि लगाने का प्रोसेस किस में है? 365 में है। और हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाना जाता है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाने जाते हैं किसको? रामानुजाचार्य को। और ये हैदराबाद में ये मूर्ति बेसिकली लगाई गई है। और आपको ये बता दें कि ये 213 फीट की मूर्ति है, 213 फीट ऊंची क्या है ये मूर्ति लगी है, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इनका एक, चलिए ठीक, अगला देखते हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट का संबंध किससे है? तो रोलैंड गोस इनका संबंध होता है किससे? टेनिस से। रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित होता है। राइजिंग स्टार गुफा का संबंध, राइजिंग स्टार गुफा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइजिंग गुफा का संबंध होता है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है बेसिकली। और यहाँ पर ना वयस्कों, किशोर और किशोरियों के कम से कम 15 व्यक्तियों के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एक बड़ा संग्रह का हुआ है। और ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा है? राइजिंग स्टार गुफा कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया था? तो ये हुआ था किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली, और वो सब समाप्त कर दिए गए थे 1858, क्योंकि 1858 के बाद में साम्राज्ञी ने पूरे शासन को अपने अंडर में ले लिया था। ऑपरेशन ध्वस्त का संबंध, ऑपरेशन ध्वस्त क्या है? ऑपरेशन ध्वस्त है कौन सा कथन सही? तो देश के आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों को नेटवर्क को तोड़ना ही क्या कहलाता है? ऑपरेशन ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दूर संवेदन उपयोग की केंद्र की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना किया गया है? तो कहां पर किया गया है यही आपको बताना है। तो ये किया गया है लखनऊ में, ठीक है। कहां किया गया है? लखनऊ में किया गया है। अगला देखिए, अगला हाल ही में खबरों में रहा
कखोवा का बांध, कखोवा का बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कखोवा का बांध जो स्थित है वो स्थित है यूक्रेन में, इसीलिए ये चर्चा में है। ठीक है, कखोवा का बांध कहाँ है? यूक्रेन में है बेसिकली, इसीलिए ये क्या था? चर्चा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल ऑफ स्टील चैलेंज का अंतिम चरण, सोल ऑफ स्टील चैलेंज का अंतिम चरण निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ आयोजित हो रहा है? तो सोल ऑफ इसका आयोजित हो रहा है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। अगला सवाल है क्यूबिट, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके प्रसंग में होता है? तो क्यूबिट का प्रयोग होता है क्वांटम जो काउंटिंग होती है वैसे क्वांटम संगणक के रूप में होती है। अंतिम क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ऐसा कहाँ किया गया है? आर्टिकल 29 में। ठीक है, किससे संबंधित है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, तो इसके साथ ही बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।